एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसके अंदर एक पर्सन बैठकर कुछ पढ़ रहा था और इस पर्सन का नाम जी हागडो है जो कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट है। और तभी उसके सामने एक पर्सन आकर कहता है, हमने उसे एक फर्स्ट रेट वॉरियर बना दिया है और उसका बैकग्राउंड पता करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर हागडो भी कहता है, गुड जॉब, पर थोड़ा ध्यान रखना। और फिर वो पर्सन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। फिर हागडो कहता है, क्या तुम्हें सच में ये लगता है। फिर वो पर्सन कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, क्या मैं कुछ ज्यादा आगे चला गया। फिर हागडो हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता अगर मैं खुद उसे अपनी आंखों से नहीं देखता। और फिर हागडो एक पुराना सीन याद करता है जब वो जांग का टेस्ट ले रहा था, जहां जांग हागडो से कह रहा होता है, इस जगह पर काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, उस पहले वाली जगह की तरह नहीं है, वो तो मुझे फैमिली बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे थे। ये सुनकर हागडो कहता है, क्या तुमने अभी कहा पहले वाली जगह है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर जांग हागडो से कहता है, मैं इससे पहले सॉर्ड क्लैन में गया था पर उन्होंने मुझे फैमिली बेनिफिट्स देने से मना कर दिया, वो कितने कंजूस लोग हैं। और फिर हागडो कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। और फिर हागडो हंसते हुए अपने मन में सोचता है, अब सॉर्ड क्लैन वाले मुझसे बहुत ज्यादा जलने वाले हैं। और फिर जांग हागडो से कहता है, क्या ये आपके लिए सही है, आप किसी मेरे जैसे के लिए इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। फिर हागडो कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ये सिर्फ मैं उन्हीं वॉरियर्स के लिए करता हूँ जिनके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखता है, तो प्लीज ये तुम किसी और से मत कहना। और जांग भी कहता है, क्यों नहीं। और फिर हागडो पूछता है, क्या तुम्हें सच में अपने टीचर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जांग कहता है, नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत ही याद है। और फिर हागडो जांग को देखते हुए सोचता है कि इस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि इस जैसे मॉन्स्टर को बना सकते हैं। और फिर जांग हागडो से कहता है, क्या आपको मेरी आइडेंटिटी पर शक है, मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल ही रियल है। और फिर हागडो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस था। फिर जांग कहता है कि एक वॉरियर के स्कूल से उसका कोई लेना देना नहीं होता, बस एक वॉरियर को स्ट्रांग होना चाहिए। पर हागडो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे टीचर के बारे में क्यूरियस था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसने किसी तुम जैसे को रेस किया है। और फिर हागडो जांग से कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर फिर भी तुमने मुरीम में कदम क्यों नहीं रखा। जिस पर जांग भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, नहीं, मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस वर्ल्ड में एक नॉर्मल सा मर्सनरी हूँ जिसके लिए मुरीम वर्ल्ड एक अलग ही जगह है, वहाँ मेरे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर हागडो सोचता है कि हाँ, मैं भी इसकी बात पर बिलीव कर लेता अगर मैंने इसकी स्ट्रेंथ अपनी आंखों से ना देखी होती, पर फिर भी मैं अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हागडो उस पर्सन से कहता है, उस पर अच्छे से ध्यान रखना और इन्वेस्टिगेशन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म करने की कोशिश करना। और ये सुनकर पर्सन भी यस सर बोल के चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं, हागडो कुछ देर शांत बैठता है और फिर स्माइल करते हुए सोचता है, अब इसे देखने में मजा आएगा, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसका अब कैसे इस्तेमाल किया जाए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहा था और वो उन्हें लेकर सिटअप्स करने लगता है और रोते हुए सोचता है, मुझे एक टेम्परेरी केयर टेकर भी रख लेनी चाहिए थी कि कम से कम वो इन्हें एक रात के लिए संभाल ले। और फिर थोड़ी देर बाद जांग के सारे बच्चे सो जाते हैं और जांग उनको धीरे धीरे बेड के पास लेकर जाता है। और फिर जांग जैसे ही जाकर एक बच्चे को बेड पर रखता है वो तुरंत जाग जाता है और ये देखकर जांग को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और फिर वो बच्चा भी रोने लगता है जिसके शोर से सारे बच्चे रोने लगते हैं। और फिर जांग भी साथ में रोते हुए बोलता है, क्या तुम यही चाहते हो कि सच में मैं भी तुम्हारे साथ रोऊं। और फिर वो सारे बच्चे जांग के ऊपर ही सो जाते हैं और जांग सोचता है, क्या मैं ऐसे रात भर सो सकता हूँ, पर कहीं अगर गलती से ये लोग मेरे नीचे आ गए तो। और इतना कहकर जांग अपने दोनों पैर बांध देता है और अपने दोनों साइड पिलोज लगाकर सो जाता है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक पर्सन आता है और जांग उसको देखकर कहता है, क्या बॉस हैम आप। और बॉस हैम कहता है, वॉरियर नो, तुम्हारे लिए कल एक टास्क है। और पर जांग कहता है, मेरी तो कल छुट्टी है, पर
वॉरियर नो गुस्सा करते हुए कहता है ये बहुत अर्जेंट है। और फिर जांग कहता है मैंने आपसे कहा ना मेरी कल छुट्टी है, फिर भी आप मुझे ही क्यों ले जा रहे हैं। पर बॉस हैम गुस्सा करते हुए कहता है सभी लोग अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर तुम क्यों नहीं कर रहे। पर जांग कहता है मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तो पैदा ही गार्ड बनने के लिए हुआ था। और फिर जांग खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इससे अच्छी जॉब कोई हो ही नहीं सकती, जिसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं और कोई रिस्क भी नहीं होता है। मुझे लगता है ये बंदा मेरी जॉब से जल रहा है। पर बॉस हैम फिर से जांग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है ये ऐसा काम है कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर जांग बॉस हैम को सीधा मना करते हुए कहता है मैंने कहा ना मेरी कल छुट्टी है, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं काम पर आऊं, एक दिन काम के बदले में आपको मुझे 10 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं। और ये सुनकर बॉस हैम कहता है हाँ तुम्हें कुछ बोनस भी मिलेगा और छुट्टियां भी मिलेंगी। और ये सुनकर जांग का रिएक्शन तुरंत ही बदलता है और वो पूरे एक्साइटमेंट में कहता है कि सर मैं ही इस काम के लिए बिल्कुल सूटेबल बंदा हूँ, बस आप बताइए आपको क्या चाहिए। और जांग को इतनी तेज रंग बदलते हुए देखकर बॉस हैम भी शॉक होकर सोचता है क्या उन्होंने इस जैसे बंदे को ही क्यों चुना। और फिर जांग आगे कहता है मुझे पहले भी लोग एस रैंक प्रॉब्लम सॉल्वर कहते थे, मैंने अपने सारे काम बहुत ही जल्दी और अच्छे से किए हैं, तो बताइए मुझे क्या करना है। फिर बॉस हैम कहता है तुम्हें किसी को गार्ड करना है 5 दिन के लिए। और ये सुनकर जांग कहता है क्या 5 दिन के लिए। फिर बॉस हैम कहता है क्या कोई दिक्कत है। जांग बताता है कि मैं अपने बच्चों को 5 दिन तक अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर बॉस हैम कहता है तुम्हें उनके लिए अलग से पे किया जाएगा। और ये सुनकर जांग को बहुत बुरा लगता है और जांग कहता है कि सच में मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने बच्चों को अकेला छोड़ना होगा, पर मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। और आप लोग देख ही सकते हैं जांग को कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर बॉस हैम जांग से कहता है कि तुम कल सुबह 7 बजे आ जाना। और जांग भी कहता है यस सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। और जब जांग जाता है फिर बॉस हैम सोचता है क्या सच में उन्होंने इस जैसे पर्सन को चूज किया। और फिर जांग जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है वो देखता है कि केयर टेकर्स कह रही होती हैं सर जल्दी आइए, देखिए आपके बच्चे फ्लिप करने लगे हैं। और हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग उन बच्चों को चीयर कर रहे होते हैं। शियुन तुम कर सकती हो, तुम अपने भाइयों से आगे हो, अपने भाइयों को पीछे छोड़ दो। और शियुन भी फिर से गिर जाती है और फिर सारे बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। और ये देखकर जांग भी खुश होते हुए और रोते हुए कहता है ये गुंगयुंग को हार्ड बार करने के लिए पुश करेगा। और केयरटेकर भी कहती है हाँ आपने सही कहा, गुंगयुंग को अभी हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि सारे बच्चे क्राउलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और फिर जांग एक्साइटमेंट में खड़े होकर कहता है लेट्स गो, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो आज हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं बाहर जाकर कुछ मीट लाता हूँ। और फिर जांग अपने बच्चों से कहता है कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम मीट नहीं खा सकते, पर तुम सिर्फ उसे स्मेल कर सकते हो। और फिर इतना कहकर हमें अगले दिन जांग को दिखाया जाता है जहाँ एक गार्ड जांग से कहता है तुम हॉर्स पर राइड क्यों नहीं कर रहे। पर जांग कहता है कि मेरे पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। पर तभी एक गार्ड कहता है तुम इतनी अजीब चीजें क्यों करते हो। फिर एक गार्ड और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें हॉर्स को राइड करना नहीं आता। और ये सुनकर जांग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैदल चलने में ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और उनकी ऐसी बातें सुनकर एक स्कॉट का वॉरियर कहता है तुम लोग बकवास करना बंद करो। और वो कहता है कि इस काम के लिए अर्थन ड्रैगन वॉरियर ही काफी थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों ने इन नॉर्मल वॉरियर्स को हमारे साथ क्यों भेज दिया। तभी एक और वॉरियर मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ सर्वेंट्स भी भेजे हैं। और उस वॉरियर की ऐसी बातें सुनकर जांग के स्क्वाड के लोग कह रहे होते हैं ये लोग कितने ज्यादा एनोइंग हैं, ये तो हमें अपने लेवल का समझते भी नहीं हैं। और जांग भी गुस्सा होते हुए सोचता है कि अगर बात पैसों की नहीं होती तो मैं ऐसा काम कभी करता ही नहीं, पर मैं अपने बच्चों के लिए ये सहने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वॉरियर के स्क्वाड का लीडर अपने साथियों पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये और हम एक ही एसोसिएशन से हैं। और ये सुनकर वो वॉरियर भी शांत हो जाता है। और फिर लीडर जांग
जांग स्कॉट से कहता है, वॉरियर नो, अगर तुम्हें हॉर्स राइड करना नहीं आता तो अभी सीख लो, क्योंकि ये तुम्हें फ्यूचर में भी काम आएगा। पर जांग सोचता है, मैंने कहा ना मैं चलने में ही कंफर्टेबल हूँ, पर ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। वेल, जब ये लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। और फिर जांग इतना कहकर तुरंत जंप कर कर हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये सभी लोग डावडाव सेक्ट पहुंच जाते हैं, जहां सेक्ट लीडर खुद आकर इनका वेलकम करते हैं। फिर वॉरियर के स्क्वाड का लीडर जाकर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था सेक्ट लीडर खुद आएंगे। पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप खुद मेरी बर्थडे पार्टी में आए। और फिर स्क्वाड लीडर सेक्ट लीडर से कहता है, हमारे मास्टर को उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे कि वो क्यों नहीं आ सके। और सेक्ट लीडर भी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो एक बहुत ही बिजी पर्सन है, उन्हें पूरा एसोसिएशन संभालना पड़ता है। मैं इसी में खुश हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। और फिर स्क्वाड लीडर भी कहता है, थैंक यू, आपने मुझे समझा। और जांग भी पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है, ये पर्सन कितने अच्छे से बात कर रहा है, जबकि ये कोई स्कॉलर भी नहीं है। और फिर सेक्ट लीडर उन सभी का वेलकम करते हुए अपने बंदे से कहता है, जाओ इन सबको गेस्ट रूम में जाकर छोड़ दो। और फिर जांग का स्क्वाड जैसे ही गेस्ट रूम में आते हैं तो जांग ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डावडाव सेक्ट के कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे वॉरियर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और वहीं जांग भी खाना खाकर डकार मारता है और फिर सोचता है, मुझे भी अब थोड़ा बाहर टहल लेना चाहिए। और फिर जांग टहलने के लिए बाहर निकल आता है और वो सोचता है, मैं भी बुढ़ापे में किसी ऐसी जगह पर रहना पसंद करूंगा, पर ये शायद ज़्यादा कॉस्टली होगा। और तभी जांग को दूर से कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही एक बच्चे की नज़र जांग पर पड़ती है तो वो तुरंत दौड़कर जांग के पास आता है और कहता है, ओ वाह, ये तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर है। फिर सारे बच्चे दौड़कर जांग की तरफ जाने लगते हैं। फिर तभी एक बच्चा एक्साइटमेंट में पूछता है, सर मैं भी हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर कैसे बनूंगा। और ये सुनकर जांग भी अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसे सच में बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। पर तभी उन बच्चों के बीच में एक बच्चा कहता है, ये सिर्फ एक एम्प्लॉय वॉरियर है। और फिर बाकी बच्चे भी कहने लगते हैं, क्या इसने क्या कहा। फिर वो बच्चा आगे सबको बताता है, ये एक एम्प्लॉय वॉरियर है, ये तो एसोसिएशन का वॉरियर भी नहीं है, इसके एसोसिएशन में कोई भी कनेक्शंस नहीं होंगे। और फिर जांग भी सोचता है, क्या कनेक्शन। फिर वो बच्चा आगे बताता है, ये एसोसिएशन के वॉरियर्स से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, ये सिर्फ एक मीट शील्ड की तरह है। और फिर जांग भी सोचता है, एक मीट शील्ड, ये तो वॉरियर होने से भी ज्यादा हार्ड काम लग रहा है। पर तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर वो बच्चा उस लड़की से कहता है, एक एम्प्लॉय वॉरियर तो मेरे सीनियर ब्रदर को भी डिफीट नहीं कर सकता। पर वो लड़की उस लड़के से कहती है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एम्प्लॉय वॉरियर को भी पे करती है। अगर ये सच में मीट शील्ड होते तो क्या वो इन्हें पे करते। और फिर वो लड़की उन लड़कों से कहती है, तुम्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। पर तभी एक लड़का कहता है कि फेम और प्राइड कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पर फिर वो लड़की उससे कहती है कि फेम और प्राइड कभी भी तुम्हें खाना लाकर नहीं देंगे। और फिर वो सारे बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और जांग उन्हें देखकर सोच रहा होता है, आजकल के बच्चे सच में बहुत ज्यादा ही डरावने हैं। तभी वह लड़का कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ एक लड़की हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करो कि तुम एक लड़की नहीं हो। तभी बाकी सारे बच्चे उस लड़की को भला बुरा बोलकर उधर से भाग जाते हैं। फिर वो लड़की भी उन्हें चिढ़ाती है और फिर जांग से कहती है, सॉरी सर, इन पर ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ अभी बच्चे हैं। और जांग भी हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये सब किया। फिर जांग सोचता है, क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए। और फिर वो उस लड़की से कहता है, मैं एक एम्प्लॉय वॉरियर हूँ, जैसा उन बच्चों ने कहा, मैं एसोसिएशन के एक्चुअल वॉरियर से वीक हूँ। और फिर वो लड़की जांग से कहती है कि आप खुद को इतना नीचे क्यों देखते हैं, जबकि हेई भी आपसे डरता है। और जांग सोचता है, क्या हेई, ये कौन है। और फिर इतना कहकर वो लड़की भी उधर से भाग जाती है और उन बच्चों से कहती है, मेरे लिए भी रुको। और तभी हम देखते हैं कि कुछ असेसियन उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये देखकर जांग बिल्कुल डर जाता है। तभी वो बच्चों को हॉस्टेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ असेसियन दौड़कर उस लड़की को भी पकड़ने आ रहे थे। तभी अचानक से एक पर्सन आकर उस लड़की को बचा लेता है
और उस असेसियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर बाकी सभी असेसियन एक साथ उस पर अटैक करते हैं, पर वो पर्सन उन सबको इजीली डिफीट कर कर उन सभी की शॉट्स उनसे छीन लेता है। फिर वो उस लड़की से कहता है, जाओ जल्दी से उस पर्सन की ओर भागो, वो हमारे जांग के बारे में बात कर रहा था। और जांग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये एक मुरीम का वॉरियर है, पर ये इतने सारे लोगों को हैंडल कर लेगा और मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वो बच्ची भागकर हमारे जांग के पास आती है और जांग घबराकर सोचता है, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत सारे लोग हों। और जो पर्सन उस लड़की को सेव कर रहा था वो भी जांग की तरफ देखता है और सोचता है कि ये कर क्या रहा है, और जांग उस लड़की को अपने पास आने से रोक रहा होता है। और वो पर्सन अपने मन में सोचता है, इस जैसा पर्सन यहाँ कर क्या रहा है। और फिर जांग भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है, मुझे किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं पड़ना। और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाता है, तुम बास्टर्ड्स रुको। और सारे लोग जांग को देखने लगते हैं और जांग भी डरते हुए उनकी ओर भागता है और बच्ची को उठाकर दोबारा वापस भाग जाता है। और ये देखकर असेसियन का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हैं। और वो पीछे से चिल्ला रहे होते हैं, तुम बास्टर्ड कहाँ भाग रहे हो? और जांग भी उस बच्ची को अपने कंधे से उतारकर हाथों में पकड़कर सोचता है, अब मुझे कहाँ भागना चाहिए। फिर जांग अपने कंधे से सामने वाली बॉल को तोड़कर वहां से भागने लगता है। और फिर जांग अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपर्स नहीं है, क्योंकि कोई इतना बहादुर नहीं होगा जो कि इस जैसी जगह पर आकर किसी बच्चे को किडनैप करे, और जबकि आसपास गार्ड्स भी नहीं हैं। और फिर जब जांग भागकर जा ही रहा होता है तभी उसके सामने से दो असेसियन आकर उस पर अटैक करते हैं। फिर जांग सिर्फ अपनी एक ही किक से उन दोनों को लेटा देता है और वो बच्ची भी बहुत डरी हुई थी। पर फिर जांग उस लड़की से कहता है, मुझे टाइट से पकड़ लो। और जांग जब भागकर जा रहा होता है तभी उसके सामने फिर से दो असेसियन आकर उस पर अटैक करते हैं और एक असेसियन चिल्लाकर बोलता है, हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। पर जांग उसकी स्वॉर्ड को अपनी किक से ही ब्लॉक करने वाला होता है और वो असेसियन अपने मन में सोचता है, क्या ये कोई बेवकूफ है कि स्वॉर्ड को अपने पैर से ब्लॉक करेगा। पर जब वो असेसियन ये देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है कि जांग ने सिर्फ अपने पैर से ही उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसके मुंह पर किक मारकर उसे भी लेटा देता है। और जांग दूसरे असेसियन के मुंह पर भी किक मारकर उधर से पूरी रफ्तार से भागने लगता है। और वो असेसियन भी सोच रहे होते हैं, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इस जैसा एक्सपर्ट यहाँ कैसे आ सकता है। और जांग बाकी दो असेसियन को इतनी तेजी से डॉच करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता और वो सोच रहे होते हैं, हम इसे पकड़ें तो कैसे पकड़ें। और जांग दौड़ते दौड़ते अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत सारे लोग हैं पर ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्या इन्होंने अपना गार्ड डाउन करके रखा है? मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इन्हें हरा सकूँ, तो पहले मुझे किसी सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। और ये सारे लोग सिर्फ इस लड़की के पीछे ही यहाँ आए हैं क्योंकि इन्होंने बाकी बच्चों को कुछ नहीं किया, ये लोग मेरा ही पीछा किए जा रहे हैं। जांग उस बच्ची को पकड़कर एक पहाड़ पर दौड़ जाता है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ऑफिस के अंदर कुछ एल्डर्स बैठकर मीटिंग कर रहे थे। तभी एक एल्डर कहता है, हमने इस माउंटेन पर ढूंढ लिया है पर वो हमें कहीं नहीं मिले और अभी हम दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये सुनकर बाकी सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और तभी सेक्ट लीडर बाकी सबसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए कि ये सारी मैस मेरे ही एरिया में हुई है। पर तभी स्क्वाड लीडर कहता है कि सेक्ट लीडर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम अभी भी उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं। स्क्वाड लीडर सेक्ट लीडर से पूछते हैं कि वो बच्ची यहाँ कर क्या रही थी। सेक्ट लीडर कहते हैं, वो यहाँ एक छोटे से काम से कुछ समय के लिए ही आई थी। फिर स्क्वाड लीडर कहते हैं कि उस बच्ची के साथ कुछ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पूरे एसोसिएशन में फैल रही है, तो इसलिए मैंने हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तभी वहाँ एक बंदा दौड़कर आता है और सभी को कुछ न्यूज़ देता है, जिसे सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर की ओर भागने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जांग उस लड़की को लेकर कटी पिटी हालत में उसी
ऑफिस की तरफ आ रहा था जहाँ वो सारे एल्डर्स थे और रास्ते में लोग भी उसको देख रहे थे। पर तभी उसके सामने वो सारे एल्डर्स आ जाते हैं और सेक्ट लीडर कहते हैं, क्या तुम वॉरियर नो हो? गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे मेन कैरेक्टर जांग का पूरा नाम नोह जांग है, तो इसीलिए मैं उसे जांग बोलता हूँ, पर मानवा में लोग उसे वॉरियर नो बोलते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और फिर जांग उन एल्डर्स से कहता है कि चीजें थोड़ी मेरे काबू से बाहर जाने लगी थी, पर मैंने फिर गलत पर्सन को गार्ड करना बंद कर दिया। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां रात में जांग उस पहाड़ पर इधर उधर छुपते छुपाते भाग रहा था और फिर जांग एक जगह पर छुपकर सोचता है, क्या ये सभी लोग पागल हैं? इन्होंने कब तक मेरा पीछा करने का सोचा है? और फिर जांग उस बच्ची से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करके जरूर वापस लेके चलूंगा। तभी वो लड़की भी जांग की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखती है। असेसियंस भी जांग को ढूंढ रहे होते हैं और जांग एक जगह पर छुपकर उन सभी की काउंटिंग कर रहा होता है और फिर वो लोग जांग को ढूंढ लेते हैं। एक असेसियन जांग के ऊपर अटैक कर देता है और जांग उसके मुंह पर किक मारकर उसे ढेर कर देता है, पर और असेसियन जांग के ऊपर अटैक करने आते हैं और जांग जैसे ही दूसरे असेसियन पर किक करता है वो उसे ब्लॉक कर लेता है और जांग दूसरी किक में उसका डिफेंस तोड़कर उसे हेडबट दे मारता है और तुरंत ही उसके ऊपर से जंप कर कर भाग जाता है और बाकी असेसियन भी चिल्लाते हैं, उसे भागने मत दो यहाँ से। और जांग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इन्हें हराने के लिए अपनी स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी। जांग दौड़ के सीधा जाकर एक पेड़ का सपोर्ट लेता है और जंप कर कर दोबारा एक एक असेसियन के मुंह पर लैंड करता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर दूसरे असेसियन के मुंह पर किक कर कर भाग जाता है और उसके पीछे सारे असेसियन दौड़कर चिल्लाते हैं, तुम रुक जाओ कमीने कहीं के। पर जांग सोच रहा होता है, मैं सिर्फ 1 या 2 हिट ही ले सकता हूँ। और तभी पीछे से एक असेसियन जांग के सिर पर अटैक करता है, पर जांग झुककर उसे डॉच कर लेता है और उसके मुंह पर किक मारकर उसे भी हवा में उड़ा देता है। तभी एक और असेसियन चिल्लाकर कहता है, तुम बास्टर्ड मर जाओ यहीं। पर जांग फिर से घूमकर उसके मुंह पर भी घुटना दे मारता है और उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ भागकर जांग उस माउंटेन को क्लाइम कर रहा था और जांग सोच रहा होता है कि एसोसिएशन मुझे कुछ दिनों बाद ढूंढ ही लेगी, जब तक मुझे सिर्फ अपना और इस बच्ची का ही ख्याल रखना है। पर अभी मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और वो बच्ची भी जांग को देखते हुए जांग से कहती है, मिस्टर आपको चोट लगी है? पर जांग कहता है, ये तो सिर्फ मामूली सी खरोंचे हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मच्छर ने काटा है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जांग अपनी चोटों पर पट्टी करते हुए उन्हें देखकर सोचता है, ये पहले से ज्यादा दर्द कर रही हैं, पर फिर भी मुझे मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्या मेरी मार्शल आर्ट्स काम कर भी रही है? और फिर तभी जांग पीछे उस बच्ची की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें भी अपना मुंह धोना है? तुम ठीक हो ना? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक मच्छर के काटने जैसा है। फिर वो लड़की जैसे ही जाकर तालाब का पानी छूती है तभी उसकी कलाई में दर्द होने लगता है। फिर जांग उससे आकर कहता है, क्या तुम्हें कहीं दिक्कत है? फिर वो लड़की जांग से कहती है, मेरी कलाई मुड़ गई है। फिर जांग भी सोचता है, मुझे लगता है फाइटिंग के टाइम पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और ज्यादा तेज से इसका हाथ दबा दिया। फिर जांग उस बच्ची के हाथ को धुलाता है और जांग उस बच्ची से कहता है, मैं बिल्कुल ऐसे ही अपने बच्चों के हाथ धोता हूँ और मुझे काम के बाद यही सबसे अच्छा काम लगता है। और फिर जांग उस बच्ची का मुंह भी धोने लगता है और उससे कहता है कि हम 2 दिन बाद वापस चलेंगे। और तभी उस बच्ची के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है और ये देखकर जांग उसी तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें पकाता है और पकाकर उस बच्ची को खाने के लिए देता है। और जब वो बच्ची सो जाती है फिर जांग उसे अपने कपड़ों से ढककर सोचता है, मुझे इसे गार्ड करते रहना चाहिए, पता नहीं वो लोग अभी भी हमारे क्या पीछे हैं, मुझे सारे खतरों पर ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जांग और बाकी की स्क्वाड डाडाओ सेक्ट से वापस लौट रहे थे। तभी उन गार्ड्स में से एक गार्ड जांग से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने सुना था कि उस बच्ची को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे। पर जांग कहता है, एक्सपर्ट्स? वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, उन्हें तो तुम भी हैंडल कर सकते थे। तभी पीछे से एक और गार्ड कहता है कि ब्रदर झूठ मत बोलो, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुमने उन सभी को डिफीट कर दिया, फिर भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थे। और वो आगे वाले वॉरियर्स सोच रहे होते हैं ये कितना ज्यादा लकी है
और एक और वॉरियर सोचता है काश इसकी जगह पर मैं होता। और एक और वॉरियर सोच रहा होता है उस बच्ची को अभी ही किडनैप होना था क्या हमारे उधर होने पर भी, ये सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। पर स्क्वाड लीडर सोच रहा होता है कि वो लोग एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को परेशान भी किया है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे और मुझे लगता है कि ये इंसान भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। पर फिर स्क्वाड लीडर ये सोचता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पर इसके पास तो बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। और फिर स्क्वाड लीडर जांग को देखते हुए सोचता है इसने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया, जबकि मैंने इसकी क्यूआई मेरिडियन को भी एनालाइज कर लिया। पर जो भी हुआ इससे हमारे नाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अर्थली ड्रैगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और फिर सारे गार्ड्स और स्क्वाड अपने घर चले जाते हैं। फिर हमारा सीन कुछ देर के बाद शिफ्ट होता है जहां जांग एक बेड पर लेटा होता है और सारे बच्चे उसके ही ऊपर रेंग रहे थे। पर जांग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम दौड़ना बंद नहीं कर सकते? तुम लोग भूल गए कि डैडी 5 दिन तक घर नहीं थे? पर तभी पीछे से केयर टेकर आकर कहती है कि आप यहाँ बहुत दिनों से नहीं थे, तो ये लोग आपको देखकर सरप्राइज हो रहे हैं और आपको चारों साइड से देख रहे हैं। पर जांग सोच रहा होता है क्या अब ये वापस लॉन्ड्री नहीं जा रही? फिर जांग कहता है तुम लोग चाहते क्या हो ट्रेटर्स? पर तभी जांग की बच्ची आकर उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है। जांग उसे तुरंत गले लगाकर जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहता है तुम ही मेरी ची बच्ची हो, तुम अपने भाइयों की तरह नहीं हो, सिर्फ तुम्हें ही डैडी की फिक्र है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरगेटन पवेलियन के साउथर्न ब्रांच के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम युक हैंग है। और वो उन्हीं असेसियन पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या सच में सीरियस भी हो? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे 5 स्क्वाड पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पर फिर भी तुम फेल हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर रिट्रीट मत करना। बताओ आखिर वो कौन था? क्या वो होंग मुंजियोंग था? पर एक असेसियन कहता है नहीं वो नहीं था। और वो लीडर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि बताओ फिर वो कौन था जिसने तुम्हें उस बच्ची को लाने से रोक दिया? तभी एक और असेसियन कहता है वो सिर्फ एक गार्ड था जो कि होंग मुजियोंग से भी ज्यादा स्ट्रांग था, उसने हमारे 2 स्क्वाड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सुनकर लीडर बहुत जोर से पैर मारता है जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है और तुमने उसके लिए 2 स्क्वाड भेज दी पर तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि वो कितना स्ट्रांग है? तभी एक और असेसियन कहता है कि सर वो एक एम्प्लॉय वॉरियर था जो कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन से आया था और वो उस बच्ची को लेकर भाग गया। हमने पर उसका पीछा करना फिर भी नहीं छोड़ा, पर बाद में हम उसका पीछा करने में फेल हो गए और फिर वो 2 दिन बाद उस बच्ची को अपने साथ लेकर वापस चला गया। पर फिर वो लीडर गुस्सा करते हुए पूछता है फिर इतने टाइम में तुम लोगों ने क्या किया? तभी एक असेसियन बताता है कि हमारी 3 स्क्वाड्स होंग मुजियोंग के पीछे गई थी पर वॉरियर वाली स्क्वाड्स को सपोर्ट की जरूरत थी तो हमने उन्हें उधर भेज दिया, पर अब हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर वो लीडर गुस्सा करते हुए कहता है क्या मतलब तुम कह रहे हो तुमने उन्हें खो दिया? पर एक और असेसियन बताता है कि हम अभी भी उन 3 स्क्वाड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने खत्म कर दिया। और फिर वो लीडर एक असेसियन से पूछता है तो बताओ वो एम्प्लॉय वॉरियर कौन है जिसके बारे में तुम जब से बात कर रहे हो? फिर वो असेसियन बताता है सर आप उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, वो एक फालतू पर्सन है। पर तभी वो मास्टर उस असेसियन को सिर से उठाकर कहता है क्या तुमने कहा वो एक फालतू पर्सन है? मुझे पता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के सारे एम्प्लॉय वॉरियर सेकंड रेट तक ही हैं और वो उनके सबसे बेस्ट वॉरियर हैं, और तुम कह रहे हो कि उसने हमारे 3 स्क्वाड्स को खत्म कर दिया? और फिर वो असेसियन कांपते हुए कहता है मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, वही पर्सन उस बच्ची को लेकर वापस गया था और उसके पास जरूर ही कोई हेल्प के लिए होगा, तो इसीलिए हमने एक सर्च टीम भेज दी है, वो उधर जाकर चेक करेंगी। फिर वो मास्टर उसे छोड़ देता है और कहता है जाओ जाकर उसे पकड़ो और हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी हेल्प कौन कर रहा था। और ये सुनकर फिर सारे असेसियन उधर से भाग जाते हैं और फिर लीडर अपने मन में सोचता है मैं ये हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कैसे बनाऊं? क्या मैं ये बोलूं कि हम सिर्फ एक एम्प्लॉय वॉरियर से डरकर भाग गए? ये तो सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी, तो इसीलिए मुझे कोई बहाना दे देना चाहिए।